यह दुनिया की सबसे कठोर जगहों में से एक है। चिली का एटकामा डेजर्ट, यहाँ इंसानों के घर लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एटकामा डेजर्ट के बीचों बीच समंदर से लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जब यह टेलीस्कोप पूरी तरह तैयार होगा तो यह यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स और तारे हैं उनको इतनी नज़दीक से दिखाएगा जितना हमारी आंखें सोच भी नहीं सकती। यह टेलीस्कोप इस यूनिवर्स को 5,300 गुना ज़्यादा साफ तरीके से हमें दिखा पाएगा, और जो तस्वीरें यह देगा वे हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी 20 गुना ज़्यादा शार्प होंगी, लेकिन इतनी सूखी और कठोर जगह पर जहां पानी का नामो निशान भी मुश्किल से मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। एटकामा डेजर्ट एंटार्कटिका के बाद दुनिया का सबसे ड्राई एरिया है। यहाँ कुछ जगह ऐसी है जहां आज तक बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। तो फिर सवाल ये उठता है कि यह टेलीस्कोप कैसे समय में पीछे जाकर ब्रह्मांड की सबसे पहली गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को देख सकेगा। क्या यह टेलीस्कोप अर्थ जैसे बाकी प्लैनेट्स की खोज में साइंटिस्ट की मदद कर पाएगा? इसलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशन के किनारे बसे चिली के एटकामा डेजर्ट में। यह इलाका जो 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, एंटार्कटिका के बाद दुनिया का रात में सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। यहाँ कुदरत ने ऐसे अद्भुत नज़ारे बनाए हैं जिन्हें शायद हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। बस यहाँ एक चीज की कमी है जो हर जिंदा चीज के लिए सबसे जरूरी है, वो है पानी। यहाँ बारिश लगभग ना के बराबर होती है, यहाँ तक कि कुछ इलाकों ने इतिहास में कभी एक बूंद पानी भी नहीं देखा। इसी रीजन से यह जगह किसी एलियंस के प्लैनेट से कम नहीं लगती। शायद यही कारण है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने अपने मार्स रोवर की टेस्टिंग भी यहीं की थी। चिली की कैपिटल सेंटियागो से करीब 1200 किलोमीटर दूर और सबसे नज़दीकी शहर से 140 किलोमीटर दूर सी लेवल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मोटिव इंसानों को स्पेस और दूसरी दुनियाओं को दिखाना है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटोरी, जिसे ESO भी कहा जाता है, वो इस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन यानी टेलीस्कोप बना रही है। इस टेलीस्कोप के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा डोम बनाया जाएगा जो दिन के समय बंद रहेगा। ये डोम इतना बड़ा है कि इसके अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी खड़ा हो सकता है। ये टेलीस्कोप साइंस की दुनिया में एक अलग ही आविष्कार होगा जो हमें हमारे यूनिवर्स की गहराइयों को समझने में मदद करेगा। इस टेलीस्कोप के नीचे एक हाईटेक प्लेटफॉर्म लगाया गया है जो इसे 360 डिग्री घूमने की ताकत देता है। इससे रात में आसमान के किसी भी हिस्से को देखना आसान हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि दुनिया के सुनसान इलाके में जहां आसपास मीलों तक कोई इंसानों की आबादी नहीं है, वहां कंस्ट्रक्शन टीम ने इतना मुश्किल प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया होगा, खासकर तब जब वहां न सड़कें थीं, न बिजली और न ही पानी, और ऊपर से ये कंस्ट्रक्शन पहाड़ की चोटी पर किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए ESO ने सबसे पहले यूरोप की कई जगहों का इंस्पेक्शन किया, लेकिन लास्ट में उन्हें साउथ अमेरिका की यह जगह चुननी पड़ी। ESO यूरोप की एक गवर्नमेंट की संस्था है जिसमें 16 देशों के लोग शामिल हैं। ESO के प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि इस जगह को चुनने के पीछे कई वजहें थीं। सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां दूर दूर तक कोई शहर ना हो। इसका कारण है लाइट पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि रात के समय शहरों में आसमान पर रोशनी होती है, और अगर बादल हों तो वो भी साफ नजर आते हैं। यह रोशनी जो हजारों लाइट ईयर्स दूर के किसी तारे में हल्की चमक से कहीं ज्यादा होती है, टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को खराब कर सकती है। हालांकि ऐसी जगहें यूरोप में भी पहाड़ों पर मिल सकती है, लेकिन साउथ अमेरिका की यह लोकेशन इस काम के लिए सबसे बेस्ट थी। यहाँ एक 4,000 मीटर ऊंचा पहाड़ है जिसे सेरो आर्माजोनिस कहते हैं। हालांकि यह पहाड़ काफी शॉर्ट था, जिससे यहाँ कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं था। ऐसे में इस पहाड़ की चोटी को काटकर एक मैदान बनाना पड़ा जो लगभग 7 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर पड़ा है। यह काम काफी मुश्किल और खतरनाक था। 2014 में कंस्ट्रक्शन टीम ने इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। पहाड़ की चोटी पर जगह जगह छेद करके उनमें विस्फोटक भरे गए और रिमोट कंट्रोल के थ्रू उन्हें ब्लास्ट कर दिया गया। इस तरह इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। यह तो बस छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसके साथ ही एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई जिससे इसका बनना अगले 5 सालों तक रुक गया। इंजीनियरिंग टीम ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर जगह जगह सिंकहोल्स यानी गड्ढे बन रहे हैं। वे इन्हें भरने की कोशिश करते, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जमीन फिर से धंस जाती। ये इसकी नींव डालने में सबसे बड़ी रुकावट थी। असल में जब विस्फोट करके पहाड़ की चोटी को प्लेन किया गया तो उससे पहाड़ के अंदर वाले हिस्से को भारी नुकसान हुआ। पत्थरों में दरारें पड़ गईं और जगह जगह से मिट्टी धंसने लगी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंजीनियरों ने कई बार ड्रिलिंग की और वाइब्रेशन का इस्तेमाल कर जमीन को आर्टिफिशियली प्लेन किया। इसका मोटिव था कि जितने सिंक होल्स बनने हैं वे एक ही बार में बन जाए। आखिरकार यह तरीका सफल रहा। सिंक होल्स को भरकर मिट्टी को प्लेन कर पहाड़ की चोटी को
फिर से सपाट कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस को पूरा होने में 5 साल लग गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप थी एल की नींव डालना, यानी फाउंडेशन रखना। यह कोई आसान सी नींव नहीं थी, क्योंकि अटाकामा डेजर्ट के इस इलाके में भूकंप आना आम बात है। इसलिए डोम का स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों में बनाया गया और ये काम पहाड़ के नीचे बेस कैंप में ही किया गया। इसके बाद इन हिस्सों को पहाड़ के ऊपर ले जाकर क्रेनों की मदद से जोड़ा गया। एटाकामा डेजर्ट के इस इलाके तक पहुंचने के लिए पहले से मौजूद रोड नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। एएलटी ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने में काफी बड़े कांच का इस्तेमाल किया है, जो 40 मीटर चौड़ा है। यह मिरर एक ही टुकड़े में नहीं बल्कि 800 छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर तैयार किया गया है। इसका काम स्पेस से आने वाली रोशनी को इकट्ठा करना और उसे सेकेंडरी मिरर M2 तक पहुंचाना है। फिर यह रोशनी M3 और M4 मिरर तक जाती है। इस टेलीस्कोप में लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ऐसी वेवलेंथ पर सेट किया जाता है जो आसमान में 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सोडियम एटम्स को एक्टिव कर देती है। इससे एटम्स चमकने लगते हैं। फिर M4 मिरर से इमेज का धुंधलापन ठीक करने के बाद यह लाइट M5 तक जाती है, जहां इमेज को और बेहतर करके प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता। अब टेलीस्कोप की टेक्निक के बारे में तो काफ़ी चर्चा हो चुकी, लेकिन असली सवाल यह है कि इसके एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप से हमें क्या स्पेशल मिलने वाला है। एएलटी ऐसा पहला टेलीस्कोप होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्रेजेंट प्लैनेट्स की सीधी तस्वीरें ले सकेगा, खासकर उन प्लैनेट्स की जहां जीवन होने की संभावना हो सकती है। अभी के टेलीस्कोप्स इन प्लैनेट्स को इनडायरेक्ट वे से ही देख सकते हैं, जैसे जब कोई प्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उसकी परछाई दिखती है। लेकिन एएलटी की सीधी तस्वीरों से हमें पता चल सकेगा कि इन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर कैसा है। एटमॉस्फेयर मतलब यह मालूम करना कि वहां पानी है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसी गैसें हैं या नहीं। ईएलटी के बड़े से मिरर की वजह से यह बहुत ज्यादा रोशनी इकट्ठा कर सकेगा। अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें कि हम रोज सूरज की पहली किरण देखते हैं, लेकिन असल में वह सूरज का अतीत होता है। मतलब सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कुछ मिनट लगते हैं। ईएलटी इतना पावरफुल होगा कि यह उन धीमी रोशनी को भी पकड़ सकता है जो यूनिवर्स में 1340 करोड़ साल पहले निकली थी और अब हमारी पहुंच में आई है। एएलटी का आईना इतना ताकतवर होगा कि यह हबल टेलीस्कोप से भी 10 करोड़ साल पीछे की रोशनी को देख सकेगा, यानी ये 1340 करोड़ लाइट ईयर्स दूर का नज़ारा भी कैप्चर कर पाएगा। साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स बना, जो करीब 1380 करोड़ साल पहले हुआ था। इसका मतलब यह है कि यह टेलीस्कोप यूनिवर्स की स्टार्टिंग के 30 करोड़ साल बाद की तस्वीरें भी देखने में सक्षम होगा। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि यह सिर्फ आईनों से बना एक टेलीस्कोप है। अब बात करें इस प्रोजेक्ट के खर्चे की, तो इस टेलीस्कोप को बनाने में करीब $160 करोड़ यानी लगभग 13,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह लागत लगभग उतनी ही है जितनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाने में आई थी। पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह टेलीस्कोप यूनिवर्स के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर पृथ्वी जैसे किसी और प्लेनेट पर भी जीवन मौजूद है? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।